अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ मलिक है और आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे स्टार्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। लेक्चर नंबर 2 में हम पेज नंबर 16 to 19, पेज नंबर 16 था 19 तक रीडिंग और मुमकिन सवालात के जवाबात देखेंगे। बाब नंबर 2, आर्यों का ज़माना, द आर्यन एरा। पेज नंबर 16, बुद्ध मत। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का बकिया हिस्सा बुद्ध मत। हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से बहुत से मुआशरती मसाइल पैदा हुए। एक आम आदमी की ज़िंदगी अज़ाब बन गई। लोग ज़ात पात के निज़ाम से निजात हासिल करना चाहते थे। इन हालात में हिंदुस्तान में एक नए मज़हब बुद्ध मत ने जन्म लिया, जिसका मानी गौतम बुद्ध था। ये दूसरे मुख्तसर सवाल का जवाब भी है कि बुद्ध मत का बानी कौन था। तो बुद्ध मत का बानी गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में कप्पल विस्तु में पैदा हुआ। ये भी आपका एक मुख्तसर सवाल बन सकता है कि गौतम बुद्ध कब कहाँ पैदा हुआ। इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। जब वो जवान हुआ तो इसने अपने इर्द गिर्द लोगों को गमज़दा देखा। इसने ज़ात पात के निज़ाम को सख्त नापसंद किया और इसके जहन में इस निज़ाम को बदलने की सोच पैदा हुई। इसने 29 साल की उम्र में शाही महल को छोड़ दिया और गया के जंगलों में चला गया। इसने बड़ी रियाजत की, लेकिन इसे सुकून न मिल सका। आखिर एक रात उसे एक दरख्त के नीचे गयान इल्म मार्फत हासिल हुआ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जवाब था। इसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा कि गौतम बुद्ध कौन था, इसका असल नाम क्या था, इसने कहाँ से तालीम हासिल की और आगे इसने एक नए निज़ाम को, एक नए मज़हब को कैसे तश्कील दिया। गौतम बुद्ध ने हिंदू माशरे में ज़ात पात के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया। हिंदू माशरे में ज़ात पात का निज़ाम पीछे आपने पढ़ा था कि हिंदू माशरा 4 ज़ातों में मुनक़सम था और मसावत का दर्ज दिया। इसने दर्ज झेल 8 असूल बयान किए। नंबर 1, सादा ज़िंदगी बसर की जाए। नंबर 2, शराब, जुआ और झूठ से बचा जाए। नंबर 3, ब्राह्मणों की अजारदारी ख़त्म की जाए। नंबर 4, किसी को छूत ना समझा जाए। नंबर 5, इंसानियत को एहतराम दिया जाए। नंबर 6, कत्ल व गारत ना की जाए। नंबर 7, ज़ात पात को ख़त्म किया जाए। नंबर 8, तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए। गौतम बुद्ध की तालीमात का गरीब और निची ज़ात से लोगों पर बहुत गहरा असर हुआ। लोगों ने ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर बुद्ध मत कबूल करना शुरू कर दिया, जो भारत, अफ़गानिस्तान, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का बकिया हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक और मुख्तसर सवाल है, सवाल नंबर 3। महावीर इस मज़हब का बानी था, यानी जीन मत का बानी कौन था? महावीर इस मज़हब का बानी था। वो पटना भारत के करीब एक कस्बे विशाली में 599 कबल मसीह में पैदा हुआ। वो मज़हब पर ब्राह्मणों की अजारदारी से नाखुश था। इसने ऐशो-इशरत की ज़िंदगी छोड़ी और मज़हब का प्रचार करना शुरू कर दिया। महावीर ने सैकड़ों राहबों को अपना पैरोकार बनाया। इस मज़हब के मुताबिक निजात का रास्ता सिर्फ मुकम्मल अहिंसा, यानी किसी जानदार को तकलीफ़ न देने के ज़रिए ही मुमकिन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक आप लोगों ने करना है। महावीर ने लोगों को समझाया कि किसी जानदार की जान ना लें, सच बोलें, चोरी ना करें, जायदाद ना बनाएं। इस मज़हब के पैरोकार गोश्त नहीं खाते थे। इस मज़हब में रूहानी ज़िंदगी अपनाने पर जोर दिया गया। वो जानवरों की कुर्बानी पर यकीन नहीं रखते थे। महावीर का ख्याल था कि लोग ख्वाहिशात पर काबू पाकर ही मुतमईन हो सकते हैं और निजात हासिल कर सकते हैं। जीन मत के पैरोकार हिंदुस्तान के अलावा मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक में मौजूद हैं। जीन मत और बुद्ध मत का हिंदू मत से इख्तलाफ। हिंदू मत अपनी तालीमात की वजह से बुद्ध मत और जीन मत से कतई मुख्तलिफ मज़हब है। यानी जीन मत और बुद्ध मत एक
हिंदू मत से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, जैन मत और बुद्ध मत दोनों मज़ाहब हिंदू मत की किताबों को तस्लीम नहीं करते। दोनों मज़ाहब ज़ात पात की तकसीम के सख्त खिलाफ हैं, जबकि हिंदू मत ज़ात पात की तकसीम पर यकीन रखता है। नंबर 2, बुद्ध मत और जैन मत में हिंदू मत के बरअक्स अहिंसा यानी अदम तशद्दुद के असूल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। नंबर 3, जैन मत और बुद्ध मत में तबलीग की इजाज़त है, जबकि हिंदू मज़हब में तबलीग के ज़रिए हिंदू नहीं बनाया जा सकता। नंबर 4, जैन मत बुद्ध मत में गुनाहों से बचने की तलकीन की गई है। हिंदू मत के मुताबिक अशनान यानी गुस्ल करने से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 5, हिंदू मत में दुनियावी ज़िंदगी गुजारने पर ज़ोर दिया गया है, जबकि जैन मत और बुद्ध मत ने दुनियावी ज़िंदगी को तर्क कर दिया और रूहानियत की तरफ माइल हैं। गंधारा तहज़ीब का इर्तिका। इस तहज़ीब के मराकज़ कश्मीर से लेकर टेक्सला के इलाकों तक फैले हुए हैं। यहाँ पे आपका एक मुख्तसर सवाल भी बन सकता है कि गंधारा तहज़ीब कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। टेक्सला गंधारा आर्ट का मरकज़ था। यहाँ के रहने वाले लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे। मुजस्मे बनाकर अपने मजहबी रहनुमाओं को पूजते थे। वादी सवात में गौतम बुद्ध के कद आवर मुजस्मे, स्टोपे और गंधारा तहज़ीब के आसार कदम कदम पर आपका दामन थाम लेते हैं। ये आसार दुनिया भर में बुद्ध मत के ज़ायरीन के लिए इंतहाई मुक़द्दस और मुतबर्रिक समझे जाते हैं। शंगर वास्तोपा वादी सवात में बरी कोट के करीब तैयार किया गया था। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसके असरात आज भी सवात में आसार कदीमा की शक्ल में जगह फैले हुए हैं। गंधारा आर्ट गौतम बुद्ध के मुख्तलिफ मुजस्मों पत्थरों के नकूश का मजमुआ है। अब इस डायग्राम में आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये नालदा यूनिवर्सिटी है और ये टेक्सला के खंडरात हैं। गोया संग तराशी, मुजस्मा साजी, तस्वीर कशी, मुख्तलिफ नकूश पर कंदाकारी का जो फ़न वजूद में आया, इसे गंधारा आर्ट का नाम दिया जाता है। गंधारा सिर्फ फ़न का नाम है, बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब का आयनादार है। शुरू में गंधारा आर्ट यूनानी फ़नून लतीफ़ा के ज़ेर असर था, लेकिन बाद में इसमें मुकामी रंग गालिब आने लगा। यूनानी आर्ट को बुद्ध मत की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई। गंधारा में दुनिया की कदीम तरीन टेक्सला यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। यहाँ इल्म हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक से तलबा भी आते थे। ये महात्मा बुद्ध की महल से रवानगी के वक्त तस्वीर हैं। गंधारा आर्ट में गौतम बुद्ध की पैदाइश, फाका कशी, घर से रवानगी के मनाजिर बड़ी खूबसूरती से दिखाए गए हैं। सिकंदर आज़म का हमला 356 कबल मसीह तक 323 कबल मसीह। सदर यूनान में 356 कबल मसीह में पैदा हुआ। इसने दौलत पर कब्ज़ा जमाने और दुनिया को फ़तह करने के इरादे से हिंदुस्तान का रुख किया। हिंदुस्तान पर यह पहला यूरोपी हमला था। सिकंदर आज़म 327 कबल मसीह में वसी एशिया से ईरान, काबल, अफ़गानिस्तान सरहदी इलाकों को फ़तह करता हुआ 326 कबल मसीह में दरिया सिंध को अबूर करके टेक्सला की तरफ बढ़ा। टेक्सला के राजा ने सिकंदर का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया और कई तहाइफ भी पेश किए। सिकंदर आज़म की तस्वीर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 19। इससे सिकंदर बहुत खुश हुआ। टेक्सला में क़याम के बाद सिकंदर जहलम की तरफ बढ़ने लगा ताकि राजा पोरस पर हमला कर सके। राजा पोरस एक बहादुर इंसान था जिसने इस्तकबाल करने के बजाय मुकाबले को तरजीह दी। लड़ाई शुरू हुई तो सिकंदर ने पोरस के हाथियों पर तीरों की बारिश कर दी। इससे पोरस की फ़ौज धर्म भरम हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। राजा पोरस आखिर दम तक लड़ता रहा लेकिन शिकस्त खाई। सिकंदर ने जंग जीत ली थी, लेकिन पोरस की बहादुरी ने इससे बहुत मुतासिर किया। जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने राजा से कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। इस जवाब से सिकंदर बहुत खुश हुआ और राजा पोरस की सल्तनत उसे वापस कर दी।
सिकंदर यूनान वापस जाते हुए रास्ते में बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया। सिकंदर अपने साथ बहुत से उलमा और फजला लेकर आया जिन्होंने हिंदुस्तान के हालात तहरीर किए। सिकंदर के हमले से मशरिक़ और मगरिब के दरमियान बहरी रास्ते भी दरियाफ्त हुए। तो सिकंदर के हमले में आपने पढ़ा सिकंदर की पैदाइश कहाँ हुई, कौन कौन से इलाक़ों को फ़तह किया, टैक्सला के राजे ने क्या सलूक किया और राजा पोरस ने क्या सलूक किया और राजा पोरस को क्यों आज़ाद कर दिया गया। हिंदुस्तान में मौर्य सल्तनत का क़याम 321 कबल मसीह था 185 कबल मसीह। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार। चंद्रगुप्त मौर्य खस्त्री ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मुख्तसर सवाल, चौथे सवाल का ये जवाब है। इसने हिंदुस्तान में एक मजबूत और वसी हुकूमत कायम की। सिकंदर आज़म के हमले के बाद हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में बगावतें शुरू हो गईं। इन हालात में चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अज़ाइम पूरी करने का मौका मिल गया। मौर्य सल्तनत के पास बेहतरीन फ़ौज थी जिसमें जंगी हाथी भी शामिल थे जिससे दुश्मनों पर नेज़ाबाजी की जाती थी। चंद्रगुप्त ने पंजाब पर कब्ज़ा करने के बाद रियासत मगधा, मौजूद बहार और पटना पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसकी सल्तनत खलीज बंगाल, बहिरा अरब से कोहे हिमालय तक फैल गई। सिकंदर आज़म के एक जर्नेल सेलोक्स ने पंजाब पर हमला कर दिया। चंद्रगुप्त ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद इसे शिकस्त दी। यूनानियों ने काबिल, कंधार और हरात चंद्रगुप्त के हवाले कर दिए। चंद्रगुप्त ने बंगाल, पहाड़, यूपी, मालवा और जनूबी पंजाब तक के इलाक़ों पर भी तसल्लुत कायम कर लिया। इसके बाद इसने जुनूब में मैसूर, कश्मीर, सिंध, शुमाली हिंद, बलोचिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने पेज नंबर 16 से 19 तक रीडिंग और चंद सवालात के जवाबात, मुख्तसर सवालात के जवाबात और कुछ लॉन्ग जवाबात भी देखे। तो आपने इन सवालात के निशान भी लगा लेने हैं और इन्हें याद भी करना है और इन सवालात को अच्छी तरह याद भी कर लें और रीडिंग भी अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 में पेज नंबर 20 तक 24 तक रीडिंग और मुमकिन सवालात के जवाबात देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।